अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन में उपयोगी यंत्रों पर जानकारी, अधिक उपज के लिए मल्चिंग विधि द्वारा लहसुन की खेती, नवजात बछड़े बछड़ियों में थीलोरिएसिस की समस्या और निदान पर जानकारी, हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन मधुमक्खी पालन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अतः हमारे जो किसान भाई इस समय इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे शुरू करें ये व्यवसाय, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं ग्राम रंगैल, जिला सहारनपुर के एक प्रगतिशील किसान बलबीर सैनी। मैं एक किसान हूँ और गत 20-22 वर्षों से मैं इस मौन पालन से जुड़ा हुआ हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि जो नए किसान हैं वो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कैसे शुरू करें और कब शुरू करें, कैसे शुरू करें। देखिए, इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक यह बात है कि आप बहुत अच्छे किसी प्रशिक्षण केंद्र से ही ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग ले करके आप जब इस दक्षता इसमें आपको हो जाए तो आप इस काम को शुरू करें। यह आप जो ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग हमारे जनपद सहारनपुर में, राजकीय उद्यान सहारनपुर में भी है। ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान, नानोता रोड, गंगो में से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस प्रशिक्षण में आपको कुछ खर्च नहीं करना होता है, बल्कि ये निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब साहित्य जितना भी है इसका सारा पूरी जानकारी प्रैक्टिकल वगैरह वहीं से आपको मतलब सारे उपकरण जितने भी मौन वंश के हैं वो आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। केवल 1 या 2 बॉक्स या 10 बॉक्स से आप ना शुरू करें। जब आपने प्रशिक्षण लिया है, भली प्रकार लिया है, तो 50 मधुमक्खी पालन के जो मौन वंश हैं उनसे आप इसको शुरू करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ये मौन वंश कहाँ से लें, एक समस्या आती है किसानों के सामने। साथियों, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मौन वंश आप किसी बहुत अच्छे संस्थान से लें, विश्वसनीय संस्थान से लें। इसमें आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई भतीजावाद में पढ़ कर के मौन वंश कहीं से भी ले लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है। बल्कि इसमें आप ये देखें कि भाई कौन संस्थान अच्छी मधुमक्खी आपको देगा। कभी कभी ऐसा होता है बहुत नर के ही क्या नाम सेल्स वाले जो क्या नाम ये आपके छत्ते होते हैं, ये आपको दे देते हैं, जिससे आपका जो कॉलोनी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं आप बीमार दे देते हैं। मैं आपको ये तो इसलिए विश्वसनीय स्थान से आप इसको लेंगे और तभी ये आपका मौन वंश अच्छा चल सकेगा। साथियों, मौन पालन आप कब शुरू करें, एक विशेष बहुत पूछने के लिए लोग आते हैं। मैं आपसे सलाह दूंगा, ये जो अक्टूबर का महीना है यह दी बेस्ट सीज़न है, सबसे अच्छा और उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय हल्की हल्की ठंड आने लगी है, गर्मी भागने लगी है, तो आपकी मक्खियों के अनुकूल वातावरण आ रहा है। तो इस समय अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करें तो ये बहुत अच्छा अवसर है।
ये समय ऐसा है जबकि आपका फ्लोरा भी निश्चित हो शुरू हो रहा है। भाई बाजरा, मकई, ये सारी चीज़ें अभी, हाँ सरसों आने वाली है, तोड़िया आने वाला है। आपकी कॉलोनी बहुत अच्छी सर्वाइव करेंगी। लेकिन गर्मी में और या फिर ऑफ सीजन में अगर आप शुरू करें, ये लालच तो हो सकता है कि सस्ती मधुमक्खी आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। अब आप अच्छी मधुमक्खी आपको मिलेंगी, स्वस्थ मधुमक्खी आपको मिलेंगी, तो यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। ये जैसे अक्टूबर में शुरू करने की बात है कि उत्तम समय है। इसमें आपने 50 बॉक्स मान लीजिए, 50 मौन वंश लिए, अच्छा समय है। फ्लोरा आपको पास आ रहा है, आप उसमें आपके जब सभी मतलब मौन वंश अच्छा हो गया, आपका स्वस्थ हो गया, तो उसमें आप विभाजन करके, कि कोई बैंक ऐसा नहीं है जो कि 2-3 महीने में दुगना कर दें, लेकिन अगर अच्छी देखभाल आप करेंगे तो आप 2-3 महीने के बाद ही दिसंबर जनवरी तक अपना डिवीज़न करके दुगने कर सकते हैं। 4 महीने में आप दुगना हो सकता है। आप अपने यहाँ करें, उसके बाद जब आपके 100 हो जाएं, आप माइग्रेशन कर सकते हैं, और माइग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि मौन पालन संभव नहीं होता एक जगह डब्बे रखने से। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये नहीं कि आपके पास थोड़े बॉक्स हैं तो आपकी साथी को और ऐसा चुन लीजिए, विश्वसनीय साथी को चुनें, ताकि आपकी एक गाड़ी हो जाए और 200-250 बॉक्स आप माइग्रेशन बड़े आराम से कर सकते। ये शहद जहाँ तक संबंध है आपका, कि कुछ कहते हैं कि इस भाई से कितना मिल सकता है, ये फ्लोरा के ऊपर वैसे निर्भर करता है। आपका फ्लोरा अच्छा है तो एक डब्बा आपको बहुत अच्छी आय दे सकता है, शहद की बहुत अच्छी इनकम आपको हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह सलाह दूंगा कि आप जो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का वो ना करें, जहाँ पर ऐसे अवसर हैं क्या नाम पेस्टिसाइड ज़्यादा लगाते हैं, वहाँ से आप उनको बचाएं। लेकिन शहदी गुणवत्ता आपको बनाए रखनी है। शहदी गुणवत्ता आप नहीं बना पाएंगे तो आपको अच्छा पैसा नहीं मिल पाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साल भर में आप ये समझिए कि एक बॉक्स है, बहुत अच्छा फ्लोरा अगर मिल पाता है, वैसे आजकल चूँकि संख्या कब बहुत बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन 10-20 किलो तो आपको शायद बड़े आराम के साथ ले सकते हैं। और इसके लिए माइग्रेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और एक देखो कितने फ़ायदे हुए, डब्बे आपके डबल हो गए। मैं आपको बता, कोई बैंक 3-4 महीने में डबल नहीं करता। आपके डब्बे डबल हो गए, आपका शहद उत्पादन बढ़ गया, आपकी अपनी लोकप्रियता बढ़ गई, क्योंकि आपका शहद बढ़िया होगा तो आपको घर ही लोग पूछने के लिए। इसलिए किसान भाइयों, आप देखिए वो ज़माना चला गया जब मौन पालन को, मधुमक्खी पालन को लोग साइड बिजनेस कहते थे। अब ये पूरा फुल बिजनेस है, मेन बिजनेस है, मुख्य व्यवसाय है। इससे जो किसान भाई खेती करते हैं वो इस काम से भी जुड़े, उनकी खेती की आय होगी, और उसके साथ में मौन वंश से आपकी आय दुगनी और तिगनी हो करके आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अधिक उपज के लिए मल्चिंग विधि द्वारा लहसुन की खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लहसुन की खेती हमारे प्रदेश के किसान भाई बहुत बड़े क्षेत्र में करते हैं, और उन्हीं में से एक किसान भाई हैं जो कि मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती करते हैं। तो मल्चिंग विधि से खेती करने पर क्या कुछ फायदे हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ग्राम कुशलगढ़ मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान खुशहाल पाटीदार। हम जो लहसुन लगा रहे हैं ये मल्चिंग पर लगा रहे हैं। आमतौर पर ये ओपन में होती है, जिसे हमने 2012-13 में मल्चिंग पर प्रयोग किया था, जिसे हमें फ़ायदा हुआ। उससे 2012-13 से लगाकर अब तक हम हर वर्ष मल्चिंग पर लहसुन लगाते हैं। वर्तमान में कुछ हम लगा चुके हैं और अभी हमारा मल्चिंग का कार्य चल रहा है। मैं खेत तैयारी की बात बताऊंगा आपको। खेत तैयारी में जैसे सर्वप्रथम अपन को एक तो पहले गहरी जुताई करना पड़ेगा। गहरी जुताई के बाद में खेत उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा करीब 100 किलो देसी सड़ी हुई खाद, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाकर
अपन 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं। उसके बाद में खाद भी अपन थोड़ा बहुत दे सकते हैं। उसके बाद में जैसे खेत तैयार हो गया अपना, खेत तैयार होने के बाद में अपन लहसुन लगाते हैं। किसान भाई ये जरूर ध्यान रखे कि बीज उपचार करना ना भूले। जैसे 22 टीन है, M45 है, इनसे उपचार करने से जो फफूंद जो लगती है, फंजीसाइड जो जड़ में लगता है, वो नहीं लगेगा। हमें पता चला कि गुजरात में ऐसा मशीन बन रहा है जो मल्चिंग और ड्रिप एक साथ बिछाता है। उसके बाद हम गुजरात में गए और वहाँ से हमने ये मशीन हमने खरीदा है। इस मशीन से हमें मल्चिंग लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। जो 3 दिन का काम हम 1 दिन में करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मल्चिंग लगाता है, उसके बाद में यहाँ पर हम ड्रिप के बंडल लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ से इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे मल्चिंग बिछाना, ड्रिप बिछाना, बेड बनाना, ये सब एक साथ हो जाता है। उसके बाद में हमने कुछ और तरमीम करके ये जो हमने बनाया है, ये हमने हमारे टेक्नोलॉजी से बनाया है, जो ये 6-6 इंच पर छेद करता है। इससे हमें लहसुन लगाने में ज़्यादा फायदा होता है। आमतौर पर जो जैसे हाथों से जो मल्चिंग लगाएंगे, 1 हेक्टेयर में करीब 25 से 30 मजदूर लगते हैं लगाने के लिए, और करीब 3 दिन लगेंगे। ड्रिप, मल्चिंग और छेद करना सब करने में 3 दिन लगता है। और इस मशीन से हम एक ही दिन में आसानी से, मतलब 1 हेक्टेयर का हम ड्रिप, मल्चिंग सब लगा सकते हैं। साथ ही चुपाई के मजदूर भी लगाकर हम शाम तक, मतलब एक ही दिन में पूरा कार्य फ्री कर सकते हैं। इससे छेद होने के बाद में सिर्फ अपन को मजदूर बिठाने से मजदूर एक एक हर छेद में लहसुन लगाएगा। इससे ये फायदा हो जाएगा कि इसमें जर्मिनेशन अपना करीब 95% हो जाता है। चुपाई करने के बाद में तुरंत उसको पानी देना चाहिए। हमने इस बेड के मल्चिंग के नीचे ड्रिप लगा रखी है, तो हम चुपाई के बाद ही पानी उसमें छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद में करीब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद में लहसुन हमारा उगना चालू हो जाता है। और मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि मल्चिंग से लहसुन में क्या क्या फ़ायदा है। जहां ओपन में लगाने की बात होती है, 1 हेक्टेयर में हमारे लगाने के मजदूर करीब 80 से 100 मजदूर लगते हैं। वहीं मल्चिंग पर लगाने में हमारे 40 से 50 मजदूरों में 1 हेक्टेयर की हम लहसुन लगाते हैं। कि जो अपन लहसुन लगाते हैं वो एक समांतर दूरी होती है। उसके बाद में इस पर खरपतवार नहीं होता है, और खरपतवार नहीं होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो ये है छेद समांतर बना हुआ रहता है। उसके उपरांत पूरी मल्चिंग ढकी हुई रहती है बेड, जिससे यहाँ पर खरपतवार नहीं होता है। इससे हमारे फायदा ये होगा कि एक तो मजदूरी नहीं लगी खरपतवार निकालने की, पानी भी कम लगता है क्योंकि इससे मल्चिंग से बेड ढके होने के कारण पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। जैसे आमतौर पर ओपन में करीब 15 पानी देना पड़ता है लहसुन निकालते, मतलब आखिरी पानी जो देते हैं उस टाइम 15 पानी हो जाता है। मल्चिंग में करीब 8 से 9 पानी में हमारा लहसुन तैयार हो जाता है। उसके बाद में खाद का फायदा होता है, जो आमतौर पर जो खाद ओपन में ज़्यादा डालना पड़ता है और मल्चिंग में कम डालना पड़ता है। उसके बाद में जो समान रूप से जो पौधे लगे रहते हैं, उससे हमारे लहसुन में क्वालिटी एक अच्छी बनती है, जिससे मार्केट में अपने मूल्य भी अच्छा मिलता है और फायदा होता है। उसके बाद में ग्रेडिंग बचती है, कटाई छटाई बचती है, कटाई में मजदूर कम लगते हैं। उसके बाद में उत्पादन की ओर बढ़ेंगे तो उत्पादन में जहाँ ओपन में 70-80 कुंटल उत्पादन होता है, वहाँ मल्चिंग में 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। उसके बाद में ओपन का जो माल होता है, लहसुन जो निकलता है वो छोटा बड़ा निकलता है। मल्चिंग का एक समान रूप में होता है, जिसे मल्चिंग वाला लहसुन अपन मार्केट ले जाएंगे उसका मूल्य अच्छा मिलेगा, ओपन वाले का कम मिलता है। उसके बाद में जैसे किसान भाइयों को लगता है कि इसमें खर्च बहुत है, मल्चिंग लगाना है, ड्रिप लगाना है वगैरह वगैरह, तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि जैसे अपन ने ड्रिप एक बार अपन ने खरीद लिया है तो करीब 5 से 6 साल तक अपने पास ही रहता है ड्रिप, और उसमें भी शासन अपन को सब्सिडी दे रही है, तो जिससे खर्च कम हो जाता है। और जो भी अपन लगाते हैं ड्रिप वगैरह इसका फायदा तो अपन को फर्स्ट बार ही मिल जाता है। उसके बाद में रही बात मल्चिंग की, तो मल्चिंग में 1 हेक्टेयर में करीब अपना 40,000 रुपये का खर्च लगता है, तो उसमें ये फायदा ही फायदा है, जिससे ये फायदा हो जाएगा।
मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि मेरे तरह आप भी ड्रिप मल्चिंग पर खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। नवजात बछड़े बछड़ियों में थीलोरियसिस की समस्या और निदान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं के नवजातों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें से आज हम नवजातों में परजीवियों से होने वाली एक समस्या की बात करेंगे, जिससे नवजात बहुत कमजोर हो जाते हैं और उनका विकास बाधित होता है। तो आइए इस समस्या पर पूरी जानकारी लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर DK यादव से। किसान भाइयों, मैं आज एक बहुत ही छोटी लेकिन सामान्य समस्या की चर्चा करने जा रहा हूं। हम लोग गायों में खास तौर से कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और 9 महीने 9 दिन के बाद हमें एक नई फसल मिलती है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी या असावधानी कहिए, इसकी वजह से हमारा जो नया नर या मादा आता है उसमें मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जो रोग है इसको हम थीलेरियोसिस के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, इस थीलेरियोसिस का कारण चिचड़ी, किलनी, इक्टोपैरासाइट, टिक्स होते हैं। आपके सुझाव के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई गाय बच्चा देती है तो उसका जो नर या मादा जो भी हमको काफ मिलता है, हम लगभग 9-10 दिन के बाद उसको कीड़ी की दवा दे देते हैं। अमूमन हमें 15 दिन पे कीड़ी की दवा, लेकिन शिकायत यहाँ से शुरू होती है कि पशुपालक बताते हैं कि इस पशु को या इस बछड़े को या बछिया को हल्का सा बुखार आ रहा है और हम उसको बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के चुपचाप एक बुखार की कोई दवा खिलाने लगते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने कभी ये देखा हो कि आपके उस नवजात पशु पर कानों पर या उसके शरीर पे कोई भी अठई हो या चिचड़ी लगी हुई हो तो आप सतर्क हो जाइए। दूसरी चीज, अगर ये जो बुखार है उस पशु का 104, 105, 106 डिग्री के आसपास चल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तब निश्चित रूप से आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारा नवजात पशु जो है इस थीलेरियोसिस नाम की बीमारी से तो ग्रसित नहीं होने जा रहा है। इसमें अगर हम दवा देते हैं या नॉर्मल एंटीबायोटिक का भी कोई टैबलेट देते हैं तो पशु इसके उत्तर में रिस्पांस नहीं दे पाता है, यानी कि उसका बुखार कम नहीं होता है। और जो पशु सुबह शाम जिसको दूध पीना चाहिए वो धीरे धीरे दूध छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद उसकी आंखों के नीचे अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद सा होने लगता है, जिसको एनेमिक यानी कि खून की कमी होने लगती है। बुखार बना रहता है। कुछ दिन और आगे बढ़ने पर 2 या 3 दिन के बाद जो बछड़ा या बछिया होती है इसमें हाँफने लगते हैं, हाँफने की क्षमता आ जाती है। किसान भाइयों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपके बछड़े या बछिया पर या आपके पशु के ऊपर, मतलब कि जो बछड़े या बछिया की माँ है या जो पशुशाला है, यहाँ पे अगर कोई चिचड़ा या इक्टोपैरासाइट या टिक्स है तो निश्चित रूप से आपको इस रोग के समाधान के लिए समय रहते कदम उठाना पड़ेगा। पशुपालक भाइयों, मेरा यह सुझाव है कि जब भी आपका कोई बछड़ा या बछिया जो कि अमूमन 15 दिन से ऊपर हो, महीने भर, 1.5 महीने, हालांकि ये बीमारी 6 महीने से कम के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, होने के लिए बीमारी वयस्क पशुओं में भी हो सकता है और मुख्य रूप से जो क्रॉस ब्रीड है यानी कि संकर प्रजाति के नस्ल के होते हैं, इन्हीं में ये बीमारी होती है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत बिना समय गंवाए हुए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करिए और इस पशु को समय रहते ट्रीटमेंट करवाइए। इसमें आपको मैं ट्रीटमेंट के लिए बता दूं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक है ये बहुत ही कारगर है। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तब आप ब्यूपारवाक्यून नाम का एक जो साल्ट है जो कि जुबियान और ब्यूटालेक्स के नाम से मार्केट में मिलता है, इसका एक सामान्य सा डोज जो है 2 ml प्रति काफ
जनरली 40 किलोग्राम के बॉडी वेट तक इसको लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर पशु में या बछड़े में खून की कमी हो गई है तो वो इंजेक्शंस या वो टैबलेट जिससे खून बढ़ाई जा सके, जैसे फेरिटास होते हैं, इसको दिया जा सकता है। बी कॉम्प्लेक्स के भी सब इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। अगर वो पानी नहीं पी रहा है, 2-3 दिन से वो एनीमिक है, उसको भोजन नहीं किया हुआ है, तो उसको हम ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ये थोड़ी सी सावधानी से आप अपने बछड़े की जान तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ उसके मरने के बाद जो मादा पशु दूध देना कम कर देती है अपने बछड़े के अभाव में, इस हानि को भी हम रोक सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है चकिया चंदौली के राजनारायण ने। आपने मूली की उन्नत तकनीक से बुआई पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये ऐसी फसल है जिसको हम लोग साल भर लगाते हैं, लेकिन थोड़ा मौसम के हिसाब से किस्मों का जो है बदलाव उसमें आ जाता है। अभी ज्यादातर तापमान हम हाई ही कहेंगे और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, तो ऐसा मौसम अगर रहता है तो हम लोग पूसा चेचकी, पूसा देसी, इन 2 किस्मों को हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये 60 दिन की फसल होती है अमूमन, जो है ऐसा किसान भाई इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी, जैसे गेहूं की खेत की तैयारी किसान भाई करते हैं, अच्छा सा खेत को जोत कर मिट्टी भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। उसमें करीब 150 से 200 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें, और ज्यादा इसमें उर्वरक की मात्रा इसमें कम लगती है। इसमें 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास देते हैं, तो 30 केजी तो खेत में खाद दे देना है फसल बोते वक्त, और लगभग 30 केजी जो रहता है उसको 2 बार हम टॉप ड्रेस कर लेते हैं। पूरा फास्फोरस पोटास भी हम बुआई करते वक्त डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 4-5 केजी बीज की जरूरत पड़ती है। बीज का उपचार जो है किसान भाइयों को जो है कर लेना चाहिए। जीरम हो, थीरम कैप्टाफ या वेजिस्टीन है, करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है, उससे उनको कर लेना चाहिए। और कतार से कतार की दूरी हम लोग 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और 2 पौधे के बीच की दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। फसल को कोशिश करिए हल्की पतली मेड़ बना करके ही बोएं, पानी ड्रेन होता रहे। बरसात में सब्जियों की खेती में पानी खेत में लगना यह बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत घना नहीं लगाना चाहिए। बाकी खरपतवार की समस्या आती है तो सब्जियों की खेती में जो किसान खुद उसमें लगे हुए हैं, अगर वो खुरपी से निकौनी करके खरपतवार मुक्त फसल को रखते हैं तो उनको अच्छी पैदावार मिलेगी। एक चीज और आती है, चूंकि बरसात में कीड़े पत्तियों को बहुत खाते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि वो पत्ते जो चीविंग करने वाले कीड़े हैं, जब पौधा खाने लायक होता है उससे करीब 1 हफ्ते पहले तक अगर ये समस्या आती है, तो फॉलीडाल डस्ट करीब 25 किलो 1 हेक्टेयर फसल में भुरकाव करने के लिए जरूरी है, या उसी का जो लिक्विड आता है वो दवा करीब 2 ml पर लीटर जो है पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर दें, तो इनमें फिर वो पत्ता काटने वाले जो कीड़े की समस्या वो नहीं होगी। यदि खेत में खरपतवार उगाए हों तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंडिमेथिलिन 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके साथ साथ जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जड़ें अधिकतर भूमि के बाहर आ जाती है। किसान भाइयों, सामान्यतः मूली 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, अतः किस्मों के चयन अनुसार इसकी खुदाई जड़ों के कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल प्राप्त कर अच्छा लाभ ले सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुमक्खी पालन में उपयोगी यंत्रों पर जानकारी, असिंचित और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों हेतु गेहूं की बुआई पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।